सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, पूरे नेपाल के अंदर में इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग इस तरीके से बढ़ चुकी है कि लोग अब सड़कों पे उतर चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके राजशाही का दौर वापस आए। तो अचानक से दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ऐसी मांग उठने लग गई नेपाल के अंदर में। और पहले भी नेपाल क्या हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों प्लीज आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, नेपाल 2008 तक हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था। उसके बाद में वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई। दोस्तों, किसने बनवाई उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर वहां पे प्रचंड हो गया, ओली हो गया, देवबा हो गया, ऐसे तीन अलग अलग पॉलिटिकल दो तीन पार्टियां बनाई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी, कांग्रेस की वहां पे एक अलग से पार्टी बनी और एक चाइना फंडेड पॉलिटिकल सपोर्ट से दोस्तों उनकी पार्टी एक बनवाई गई। अब दोस्तों ये जो पार्टियां बनी थी, इनके अंदर सिस्टम फिक्स था कि भाई हर 5-5 साल बाद हम लोग अल्टरनेट खेलते रहेंगे म्यूजिकल चेयर की तरह। कभी हम राज करेंगे, कभी आप राज करेंगे, नेपाल को लूटेंगे और मस्त अपना एजेंडा चलाएंगे। यहां से राजशाही को उन्होंने भगा दिया नेपाल से। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और इनके जो पुराने राजा थे दोस्तों वीरेंद्र जी, उनकी हत्या कर दी गई थी बुरी तरह से। उनके ही अब छोटे भाई है दोस्तों ज्ञानेंद्र शाह जी, वो आए हैं लौट के नेपाल के अंदर में और पूरे नेपाल के अंदर में ये सड़कों पर लोग उतर के नारा दे रहे हैं कि राजा आओ देश बचाओ। अब दोस्तों इसके पीछे किसका हाथ है? ये नेपाल जब 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद में ऐसा क्या हो गया जो ये पॉलिटिकल पार्टियों ने टेक ओवर कर दिया और हिंदू राष्ट्र का टैग खत्म कर दिया नेपालियों के ऊपर से, नेपाल के ऊपर से। दोस्तों आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनके पिताजी राजीव गांधी हुआ करते थे। जब उनकी शादी हुई थी तब सोनिया गांधी के साथ में ये पशुपतिनाथ बाबा के वहां पे दर्शन करने गए थे। तो वहां पे मंदिर के अंदर में राजीव गांधी को एंट्री हुई दोस्तों, लेकिन सोनिया गांधी को अंदर जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि जैसे उनकी शादी हुई थी वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती थी और पशुपतिनाथ जी के मंदिर में दूसरे गैर मजहबी लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दे सकते। भारत में भी दोस्तों हमारे जगन्नाथपुरी में भी यही नियम लागू है। तो वह ये कि उस वक्त में राजीव गांधी बहुत गुस्सा हो गए और वो जैसे ही भारत में आते हैं, भारत के अंदर आने के बाद में उनके जो जीवनाथन नाम के एक अधिकारी थे, उनको बुला के मीटिंग की और उन्होंने नेपाल को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की और कह दिया कि भाई कुछ भी करो, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि खुन्नस थी ना भाई, नई नवेली दुल्हन के साथ में वो दर्शन करने उस वक्त में गए थे, वहां पे बेइज्जत उनकी फील हुई। तो फिर वहां पे कुछ काम हुए, वहां पे जो सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, एस्पिरेशन, किसी देश में घुसना हो ना, उस देश के अंदर में लोग टारगेट करते हैं। विदेशी ताकतें किसको टारगेट करती है पता है आपको? ये करती है जो लोग बागी बनने के रिबेल, जो रिबेलियस माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनको पकड़ते हैं। कह रहे तुम चिंता मत करो, तुमको हम राजा बना देंगे, तुमको हम चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीएम सब बना देंगे, लेकिन तुमको उसके लिए ये करना पड़ेगा, कितने रुपए की जरूरत है, ये लो फंडिंग लो। फिर वो अपनी पार्टी बनाता है, लोगों को पैसे वैसे खिला के दोस्तों एक विरोध प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, एडवर्टीजमेंट करवाता है उसके पक्ष में। ऐसे ही करके वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां बनवाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी वहां की, चाइनीज फंडेड पार्टीज, फिर कांग्रेस पार्टी, ऐसे करके दोस्तों वहां पे 2-3 ऑल्टरनेटिव किए गए तैयार। और ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि वहां पे सरकारें घूम रही और एंटी इंडिया स्टैंड लेने लग गई। केपी ओली की सरकार याद है ना आपको, चाइना की गोदी में बैठ गई थी। कहा यह जाता है कि केपी ओली के साथ में एक एमएमएस वीडियो बनवाया गया था। चाइनीज एम्बेसडर जो महिला थी उस वक्त में नेपाल के अंदर में, उसने केपी ओली के साथ में एक एमएमएस बनवाया था जो कि चाइना के पास में है। और चाइना ने ये धमकी दी थी कि अगर तुम हमारा कहा नहीं मानोगे तो हम इस वीडियो को रिलीज कर देंगे। ये कई न्यूज आर्टिकलों में दोस्तों ये छपा हुआ है ये बात, हालांकि ऑफिशियल नहीं है। ये बता रहा हूं मैं, जो नेपाल के अंदर में बैठे हुए कुछ अंदर के लोग हैं ना पॉलिटिकल पार्टियों में, उनकी लिखी हुई दोस्तों छोटी छोटी बाइट्स। ये कुछ लोगों का कहना है नेपाल के अंदर में, कुछ पॉलिटिकल अंदर सिनेरियो में ही, कि ये सीन है केपी ओली के साथ में। और वो बाय थॉट
पूरी एकदम नक्सलवादी सोच से है, पूरी कांग्रेसवादी सोच से भरा हुआ। कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिक्सअप वाला है केपी ओली। वो अपने हिसाब से खेलता रहता है, जो से कार्ड उसको चाहिए होते हैं। अब वो चाहता नहीं था कि भाई राजा जी के ये जो छोटे भाई है ज्ञानेंद्र शाह जी, वो फिर आए और अपना तख्ता क्लेम करे और पूरे नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया। हालांकि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया था इंदिरा गांधी ने, सेक्युलर वर्ल्ड को ऐसे घुसेड़ा दोस्तों, पूरे भारत की फैब्रिक को डैमेज करने की पूरी तरह से कोशिश इन कांग्रेसियों ने 70 साल में की थी, ताकि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र न बन पाए। हमारे देश में सबसे बड़ी गलती तो की थी गांधी और नेहरू जी ने। जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उसी वक्त में जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन घोषित हो चुका था, भारत को भी हिंदू राष्ट्र उसी वक्त घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमारे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये बाबा ये थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम नहीं बनने दिया था और नेहरू जी को बना दिया था दूसरे तरीके से, जो कि नियम के खिलाफ था भाई। फिर और नेहरू जी तो भाई वक्फ बोर्ड चाहिए, ये लो ले लो, अपना बाप का माल समझ के अक्साई चीन भी दे दिया दोस्तों। ऐसी कई ब्लंडर्स किए हैं नेहरू ने, अभिशाप था भारत के अंदर में। इससे बढ़िया तो भाई अंग्रेजों का रूल था। फिर दोस्तों ये कांड करने के बाद में 2008 में तख्ता पलट करवाया दोस्तों। कई राजाओं की फैमिली देश छोड़ के बाहर चली गई थी। सोचिए आप, राजा की फैमिली नेपाल से बाहर चली गई थी। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इस तरीके से उनको धमकाया था और उनकी फैमिली के जो बड़े भाई थे उनके वीरेंद्र जी, उनके ऊपर तो हत्या भी करवाई थी। और ये नेपाल के लोगों को पता है। नेपाल के लोग अपनी हिस्ट्री को कभी भूलते नहीं है। अब पूरे नेपाल के अंदर में ये मांग उठ रही है कि हमें राजशाही शासन चाहिए, क्योंकि नेपाल के अंदर में इन 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने भ्रष्टाचार इतना किया है दोस्तों, डेवलपमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। प्लस यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर जितना भी भारत के साथ में लगते हैं ना, आप देखिएगा वहां पे डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। जब 2008 में राजशाही हटी, पूरे पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग जा जाके दोस्तों नेपाल में ऑपरेट करना शुरू कर दिए थे उस वक्त में। क्यों? ताकि भारत पे नजर रखे। भारत के बहुत जो लोग घूमने जाते हैं दोस्तों, इन्फ्लुएंशियल कुछ लोग होंगे, उन लोगों की दोस्तों पूरी अगेंस्ट में प्लानिंग, करेंसी एक्सचेंज, जाली करेंसीज वाया नेपाल होके यहाँ पे पाकिस्तान भेजते थे। सबको पता है ये बात। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेपाल के वाया ये लोग भेजते थे पाकिस्तानी। आज भी पाकिस्तानी के एग्जिस्टेंस वहां पे है, लेकिन रॉ इतनी सक्षम है दोस्तों कि पाकिस्तानी नहीं चाहते कि भाई रॉ के सामने रडार में आए कभी ये लोग। हालांकि बॉर्डर एरियाज में कई ऐसी जगह जहां डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल के रख दी है दोस्तों। अचानक से मदरसे खुल चुके हैं नेपाल के अंदर में और नेपाल के लोग इसी चीज के अगेंस्ट में है। वहां पे एक कन्वर्जन रैकेट माफिया भी चल रहा है। जैसे यसुदी बल्ले बल्ले, वो बजिंदर पास्टर नहीं था इंडिया में, जो बलात्कार में उसका सिद्ध हो चुका कि हाँ वो बलात्कार उसने किया है, कल ही तो सिद्ध हुआ था। अब पता नहीं उसको क्या होने वाला, कौन सी सजा मिलने वाली है। तो वैसे ही वहां पे भी कन्वर्जन रैकेट धड़ल्ले से चल रहे थे। हालांकि मुझे ज्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से हिंदू ही रहेंगे भाई। वो थोड़े देर के लिए ठीक है उसको बनवा दिया, लेकिन नेपाल के अंदर में फिर से सब अपने रूट से जुड़े हुए हैं। आज भी वहां पे हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं लोग वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनके हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो एक छत्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नेपाल को पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, उनको पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब इसमें किसका हाथ है आप समझ सकते हैं, इशारों में ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको फिर से मिसयूज करेंगे। देखो इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया, हालांकि केपी ओली बोल रहा है कि इसमें रॉ की साजिश है, तो मैं इसमें नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि किसका हाथ है, लेकिन आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी दोस्तों। कई टैक्टिक्स तब इन लोगों ने किए थे, केपी ओली हो और उनकी दूसरी जो सरकार है प्रचंड की सरकार, वो देवबा, ये सब ने, ये लोग चाइना का गाना गाते हैं, ठीक है, चाइना का एजेंडा चलाने की पूरी कोशिश की थी। और भारत के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने नेपाल की पॉलिटिकल पार्टियों को इन्फ्लुएंस किया है। नरेंद्र मोदी जी को पता है कि एक बार में ये तो कुछ होगा नहीं, इसका इलाज अगर करना है तो
पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। फिजी में भी एक ऑपरेशन हुआ था, भारत की RNAW को 12 साल लगे थे दोस्तों। ये मैं मनोहर कहानियां नहीं सुना रहा, ये किताबों में लिखा है। रॉ जो पूर्व रॉ अधिकारी है उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है दोस्तों। आप आर्काइव्स में जाके, गूगल में जाके आप रीड कर सकते हैं कि फिजी का तख्ता पलट करने में 12 साल लगा था। वहां पे हिंदू इंडियंस लोगों को भगाया जाता था, जबकि इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पे 45 to 50% थी उस वक्त में। फिर वहां पे 12 साल ऑपरेशन चलवाया गया दोस्तों। फिर वहां पे तख्ता पलट करके अपना हिंदू इंडियन ओरिजिन का नेता बनवाया गया और आज तक वो चालू है। तो किस तरीके से नेपाल को उसकी लेगेसी रिक्लेम करनी है, इसमें भी कौन है इसके पीछे पता नहीं है, हम बोल नहीं सकते, कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जो भी है दोस्तों, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करे नेपाली भाइयों को, लड़ाई मत छोड़िएगा। अभी आज आर्मी उतारी है नेपाल ने, कल पुलिस उतारी थी। पुलिस वो कह रही है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है ये, क्योंकि पुलिस भी सपोर्ट करती है लोगों को। भाई पुलिस किसके लिए है? पुलिस अपने लोकल लोगों के साथ में ही है ना, वो भी वही समाज से आती है। आर्मी भी लोकल समाज से आती है। आज आर्मी उतरी है वहां पे, फिर भी लोग सड़कों पे है। और दोस्तों 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, 2 लोग मारे गए हैं गोलीबारी में। 2 लोग पे गोलीबारी चली, जिसमें से एक जर्नलिस्ट भी था दोस्तों, एक कैमरामैन के साथ में वो मारे गए हैं। 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हालांकि आर्मी ही एकमात्र नेपाल के अंदर में अभी जो है ना, ये एक आखिरी दीवार है। और मुझे लगता है कि आर्मी भी एट लास्ट पब्लिक की ही सुनेगी। और पब्लिक जिस तरीके से हटने के मूड में नहीं है नेपाल के अंदर में, आर्मी ने कह दिया कि भाई हम लोग आपके साथ में है, अपने ही लोगों पे आर्मी थोड़ी गोली चलाएगी भाई। आर्मी किसके लिए है? लोगों के बीच से आते हैं, लोगों के लिए है, और लोगों की मांगों अपने देश के लिए होती है आर्मी। मेन बात यह है, अपने लोगों को थोड़ी मारेगी भाई, वो अपने देश के दुश्मनों को मारने के लिए होती है आर्मी। और जब आर्मी को उतारा है, केपी ओली के पास ये लास्ट चांस है। अगर आर्मी ने भी कह दिया कि हम जनता के साथ में है, केपी ओली तू तो गयो, प्रचंड भी गयो, ये सब तो भाग गए दोस्तों। आधे से ज्यादा इनके मेंबर नेपाल छोड़ के भाग गए हैं। आप सोचिए इनका खौफ कितना है। और अब जैसे ही ज्ञानेंद्र शाह जी आएंगे तो इनको सत्ता मिलेगी, फिर नेपाल फिर से वही मोनार्की में चला जाएगा और हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित हो जाएगा। खैर हम कवर करते रहेंगे दोस्तों, एक एक चीज आपको अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है। हम लोग भारत और भारत रिलेटेड पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सपोर्ट नेपाल। जय हिंद।